Hello students, welcome in the online classes of Camden School Class. As you know, we are on third lesson of नागरिक शास्त्र ऑफ 9th क्लास। आज हम 9th क्लास का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है चुनावी राजनीति। और चुनावी राजनीति के अंदर हम चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है इस विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें भारत में चुनाव किस तरह होते हैं, यानी भारत के अंदर जो चुनाव है किस प्रकार से होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या है, समाप्त हो जाता है। मतलब क्या है, जो प्रतिनिधि चुने गए हैं 5 साल के बाद जो उनका कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है और लोकसभा और विधानसभा भी बंद हो जाती है। फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन क्या है चुनाव होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, उसको क्या है, मतलब जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से वो पद खाली रहता है तो उसको क्या, उसके फिर जब दोबारा से चुनाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उपचुनाव कहते हैं। इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब इस अध्याय में हम जो आम चुनाव होते हैं उसके विषय में ही पढ़ेंगे। अब हम क्या है, जो चुनाव क्षेत्र है निर्वाचन क्षेत्र है उसके विषय में पढ़ेंगे। एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय इकाई होती है। मतलब एक ही सीट से क्या है, जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधि चुनते हैं और साधारणतः किसी चुनाव क्षेत्र में हुए निर्वाचन में केवल उस क्षेत्र में रहने वाले जो पंजीकृत निवासी वोट दे सकते। मतलब कहने का अर्थ है जिस क्षेत्र में जो चुनाव प्रक्रिया है और जो उस क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं वो ही क्या है, वो वोट डाल सकते हैं। मतलब उस क्षेत्र के, मतलब जिनका पंजीकरण हुआ है वही निवासी क्या है, वोट दे सकते हैं। अब हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया, यानी कि जो हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की जो सीटों की संख्या कितनी है 90, उस पर क्या है, जो 90 विधायकों का चुनाव किया। और आपने सोचा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता? मतलब कहने का अर्थ जो हरियाणा का हर व्यक्ति क्या है, जो सभी 90 विधायकों के लिए कि व्यक्ति क्या वोट देता है, शायद आपको भी मालूम है ऐसा नहीं हो सकता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित जो प्रतिनिधित्व की प्रणाली से है काम करते हैं। यानी कि जो चुनाव के उद्देश्य से देश को क्या है अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, इसको हम निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक ही प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। कहने का अर्थ है जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं जो मतदाता वोट डालकर क्या है अपने मनपसंद का एक प्रतिनिधि का ही चुनाव करते हैं। मतलब उम्मीदवार तो क्या है एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन क्या उसके अंदर जो प्रतिनिधि क्या है एक ही चुना जाता है जिसको प्रत्यक्ष रूप से बहुमत प्राप्त होता है। और लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं, संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर यानी मूल्य यानी समान। और हर क्षेत्र में जो चुने गए प्रतिनिधियों को क्या संसद सदस्य कहते हैं। और इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। मतलब क्या, जो हमारे संविधान के अंदर यह व्यवस्था की गई है, जो चुनाव क्षेत्रों का निर्वाचन किया गया है, जो हमारे देश को चुनाव क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है, उसके अंदर जो मतदाता हैं वोट डालने वालों की संख्या क्या है काफी हद तक समान रहती है, बराबर हो। और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है। मतलब क्या, प्रत्येक राज्य को जो विधानसभा की जो उनकी सीटें हैं उसके आधार पर बांटा गया है। इन सीटों से जो निर्वाचित प्रतिनिधियों को, जो इन सीटों से जो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से उनको क्या है मत मिलते हैं, वोट मिलते हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं।
जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर अपनाया गया है। जैसे प्रत्येक पंचायतों को जो वार्डों में बांट दिया जाता है, कई वार्डों में, और छोटे छोटे उनके निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए क्या है, एक सदस्य का ही चुनाव होता है, मतलब एक जिसको प्रत्यक्ष रूप से वोट मिलते हैं उसका ही चुनाव होता है, उसको ही चुना जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को क्या है, सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब एक ही प्रतिनिधि को चुनते हैं एक सीट से। इसलिए हम जब कहते हैं कि लोक दल ने जो हरियाणा की 60 सीटें जीती हैं, इसका मतलब है कि मतलब जो 60 लोगों ने, जो 60 प्रतिनिधि हैं उन्होंने जीती है, न कि एक ने। इसलिए विधानसभा के जो 60 निर्वाचन क्षेत्रों में लोक दल के जो 60 लोग जीत कर आए हैं वो क्या है, 60 लोग जीत कर आए हैं और राज्य विधानसभा में पहुंचे हैं। अब हम क्या है, ये तो हमने चुनाव क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के विषय में पढ़ा था, अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कुछ सीटें अनुसूचित जाति और कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जाति यानी जो पिछड़ी हुई जाति है, जो दलित जाति SC BC, और अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी हैं, उनके लिए क्या है, जो सीटें आरक्षित स्थान आरक्षित किए गए हैं। और इन सीटों पर केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि इन पे और कोई दूसरा क्या है, चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और जो भारत की कुल 545 लोकसभा सीटों में से जो 84 सीटें हैं वो किसके लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसके लिए जो 84 सीटें हैं उस पर क्या अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। और जो 47 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसके लिए जो जन आदिवासी लोग हैं वो ही इन सीटों पर क्या है, चुनाव लड़ सकते हैं। और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए यह संख्या जो राज्यों के हिसाब से इनकी क्या है, अलग अलग की गई है। किसके लिए, और अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यों के हिसाब से इनका अलग अलग संख्या निश्चित की गई है। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को क्या अपना प्रतिनिधि यानी अपनी पसंद से अपना प्रतिनिधि चुनने का क्या है, अधिकार देता है। क्या है हमारा संविधान। और लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं की चिंता थी कि संभव है कि जो खुले चुनावी मुकाबले में जो कमजोर समूह है, अलग संख्यक यानी थोड़ी संख्या में है, उन लोगों को लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं, जो अमीर हैं, जो बलशाली हैं, वो उनको क्या है, वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, किसमें, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। इसलिए क्या है, ये और क्या है, मतलब उनको क्या है, जरूरी नहीं समझेंगे, मतलब वो संसाधन के आधार पर, शिक्षा आदि के आधार पर जो अलग संख्या का समूह पिछड़े हुए हैं, और जो बलशाली है, धनवान है, जो प्रभावशाली है, वो उन लोगों को क्या है, आगे चुनाव जीतने से भी रोक सकते हैं। अगर ऐसा होता है, संसद और विधानसभाओं से हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज ही नहीं पहुंच पाएगी, जो कमजोर वर्ग है, अल्पसंख्यक है, और इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो कमजोर होगा। यह व्यवस्था क्या है, कम अलोकतांत्रिक होगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर क्या है, सबको समानता का अधिकार है, सबको चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार है। इसलिए अगर जो कमजोर वर्ग है, अगर उसको क्या है, उसके लिए आरक्षण नहीं दिया गया, तो वो क्या है, वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जो कमजोर वर्गों के लिए क्या है, उनके लिए जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, उनके लिए स्थानीय जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है, तो कुछ अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें केवल जो अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति हैं वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जोन के लिए जो स्थान आरक्षित किए गए, जो सीटें आरक्षित की गई हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा के अंदर जो मैंने पहले बताया 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। और 26 जनवरी 2019 की स्थिति है ये, जो मतलब
अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं। ये सीटें पूरी आबादी में इन समूह के हिस्से के अनुपात में कौन सी 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। और इन पर ये इन्हीं कास्ट के लोग क्या है चुनाव लड़ सकते हैं। और कमजोर समूह के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर ही लागू की गई है। और जो कमजोर वर्ग है उनके लिए क्या है बाद में जो SC/BC हैं मतलब दलित जाति हैं उनके लिए भी क्या है यह व्यवस्था स्थानीय स्तर पर भी लागू कर दी गई है। और जिला स्तर पर भी अनेक राज्यों में ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगर पालिका और नगर निगमों और स्थानीय निकायों में भी जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी क्या है आरक्षण लागू किया गया। मतलब उनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। और इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 1/3 सीटों में क्या है जो महिलाओं के लिए भी क्या है जो 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। मतदाता सूची, अब हम क्या है जो मतदाता सूची है उसके विषय में पढ़ेंगे। एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है। जब मतलब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तो उसकी क्या है जो वोट डालने वालों की प्रक्रिया है वो सूची है वो तैयार कर ली जाती है। मतलब कौन कौन वोट दे सकता है। और इस फैसले को अंतिम दिन के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जो मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से मतलब काफी पहले तैयार कर ली जाती है। मतलब क्या जो लोकतांत्रिक चुनाव में जो मतदान की होता है जो मतलब वोट डालने के सक्षम है उनकी सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है, हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक के रूप में क्या कहते हैं मतदाता की सूची मतलब वोट डालने वालों की सूची तैयार करना। आम बोलचाल में हम इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं मतलब वोट डालने वालों की लिस्ट। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त मतलब अपने मन पसंद से अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान यानी बराबर अवसर मिलने से है। पहले हमने जो सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के बारे में पढ़ा था मतलब क्या है सबको वोट डालने का अधिकार, चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है या किसी भी वर्ग का, अमीर है, गरीब है या कोई नेता या कोई आम नागरिक है, सबको क्या है वोट डालने का बराबर समान अधिकार में दिया था। मतलब सभी को बराबर से अधिकार मिलना चाहिए। और पहले हमने हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। हर एक का मत क्या है समान यानी मोल जो वोट का सबका एक समान मोल होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से मतलब कोई मतलब ठोस कारण न हो मतलब कोई का मतलब ठोस मुद्दा न हो मतलब कारण मुद्दा नहीं सॉरी कारण ना हो मतलब क्यों इसको वोट डालना चाहिए मतलब इसलिए क्या है तब तक हम उसको क्या है वोट डालने से वंचित नहीं कर सकते। मतलब कोई ठोस कारण हो तभी हम उसको क्या है वोट डालने से वंचित कर सकते हैं। और अनेक मामलों में दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, गरीब जो मैंने पहले बताया, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कम या मतलब कोई एकदम अनपढ़, तो कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं। तो मतलब है तो इंसान सबको क्या वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को क्या है वोट डालने का अधिकार है। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो उसे क्या है मत देने का अधिकार है। अपराधियों मतलब जो अपराधी हैं दिमागी से असंतुलन मतलब उनका दिमागी संतुलन सही नहीं है उन लोगों को क्या है कुछ अधिकार से वोट डालने के अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन किसी सिर्फ बेहद मतलब किसी खास स्थिति में उनको वोट डालने से वंचित कर सकते हैं। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में मतलब वोट डालने के लायक जो आयु तय की गई है। और यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं मतलब जो 18 साल है। और इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है
जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनका क्या है, जो नाम सूची से मतलब जो वोटर लिस्ट है उससे क्या है, उनका नाम काट दिया जाता है। हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण रूप से एक बार से फिर क्या है, नवीनीकरण किया जाता है, मतलब नए सिरे से। ऐसा मतदाता सूची को एकदम क्या है, ताजा रखने के लिए किया जाता है। यानी कि मतलब क्या, उनको भी मतदान सूची में शामिल किया जाता है, मतलब जिनकी आयु हो चुकी है, मतलब 18 साल के हो चुके हैं। इसलिए क्या है, मतदाता सूची का पूर्ण रूप से हर 5 साल बाद क्या है, नवीनीकरण किया जाता है। और पिछले कुछ वर्षों में जो चुनाव में जब फोटो पहचान पत्र की जो वोटर कार्ड है, वो भी नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची के दर्जे में सभी लोगों को कार्ड देने की कोशिश की है, मतलब जो वोटर कार्ड बनाया है उसके मतदाता के क्या है, फोटो होती है। और वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा वोट न डाले, ना कि मतलब कोई जाली वोट न डाले, मतलब अपना ही वोट डाले। पर मतदान के लिए कार्ड अभी तक पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है, लागू नहीं है, क्योंकि वोट देने के लिए मतदाता क्या है, अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वो क्या है, मतलब गुम हो गया है या बना नहीं है, मतलब किसी भी तरह उसके पास नहीं पहुंचा है, तो वो क्या है, राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस से जैसे पहचान पत्र दिखाकर क्या है, अपना वोट डाल सकता है। अब हम क्या है, उम्मीदवारों का नामांकन के विषय में पढ़ेंगे। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन। यह तभी होगा जब किसी भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की कोई बंदिश न हो, किसी के ऊपर कोई दबाव न हो, और हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है, जो व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है, मतलब जो वोट डालने वाला है वो उम्मीदवार भी हो सकता है। सिर्फ एक फर्क है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की मतलब न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। मतलब वोट डालने वाला कितना, 18 वर्ष, मतलब उम्मीदवार बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, कम से कम कितनी, 25 वर्ष। उम्मीदवार बनने में अपराधियों पर रोक है, मतलब जो अपराधी है वो उम्मीदवार नहीं बन सकते, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, मतलब जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवार हैं उनको मनोनीत करते हैं, चुनते हैं, और जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, मतलब उम्मीदवार को जो पार्टी का चुनाव वो देते हैं और साथ भी देते हैं। और पार्टी के मनोनयन की बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं, टिकट कहते हैं, मतलब टिकट देना उम्मीदवार को। और चुनाव लड़ने के कुछ इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जो फॉर्म बोलते हैं, और कुछ रकम भी जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है, मतलब जो अगर उसको निष्पक्ष रूप से बहुमत नहीं मिला, वोट नहीं मिला, फिर क्या उसकी जमानत भी जब्त हो जाती है। और हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक क्या है, घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामले में सारे विवरण देने होते हैं। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक जो मामले हैं, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की भी उनके पास कितनी संपत्ति है, उन सब का ब्यौरा देना, उम्मीदवार के खिलाफ जो गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनके बारे में, और इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए इनके बारे में जो उम्मीदवार है। और इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसला करने का मौका मिलता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है ये हमने पढ़ा था उम्मीदवारों का नामांकन। अब हम आगे पढ़ते हैं चुनाव अभियान। चुनाव अभियान के विषय में पढ़ेंगे। चुनाव का मुख्य उद्देश्य है लोगों की अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना होता है। मतलब जो चुनाव का मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपनी पसंद के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनने का, और जो सरकार ने जो नीतियाँ बनाई है और उनके चुनाव करने का अवसर देना। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी होता है। और चुनाव अभियान के दौरान यही होता है। हमारे देश में
उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवारों मतदाताओं के संपर्क में रहते हैं और राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने समर्थकों को सक्रिय करती है, मतलब जिनकी जो राजनीतिक पार्टियों के समर्थक हैं उसमें क्या है, मतलब चारों रूप से सक्रिय रहते हैं। और इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहस भी होती है। और असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता, यह राजनीतिक जो दल पार्टियां हैं चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।